बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या औरतों के नफ़सियाती मसाइल जो हैं वो मर्दों के ही जैसे होते हैं या उनसे डिफरेंट होते हैं? इसी क्वेश्चन के आंसर को एक्सप्लोर करते हैं। और ये लेक्चर जो है वो फ़ीमेल के लिए जितना ज़रूरी है उतना ही मेल्स के लिए ज़रूरी है, क्योंकि मेल का भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो है वो माँ, बहन, बेटी या बीवी की सूरत में जो है वो औरत के साथ रिलेशन रहता है और उन्हें डील करना पड़ता है। तो इसलिए मेल्स के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि उनकी कौन-कौन सी वो रीज़न्स हैं जिनकी वजह से औरत को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स या नफ़सियाती मसाइल का सामना हो सकता है। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स अमंग द वीमेन, और औरतों के लिए जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि वो अपने आप को बेहतर समझ सकें और अपनी डीलिंग्स को और अपने मैटर्स को अच्छे से डील कर सकें। देयर आर सम काजेस दैट कैन ट्रिगर एक्चुअली साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। तो वो काजेस जो हैं वो तीन तरह के हैं: बायोलॉजिकल काजेस, साइकोलॉजिकल काजेस और सोशल काजेस। बायो साइको सोशल मॉडल जो है ये ट्रीटमेंट मॉडल है जिसमें हम तीनों पहलुओं को लेकर चलते हैं। द बेस्ट मॉडल फॉर ट्रीटमेंट इज़ बायो साइको सोशल मॉडल, जिसमें आपकी बायोलॉजी को, आपकी साइकोलॉजी को और आपकी सोशल इन्वायरमेंट को, सोशल कंटेक्स्ट को सामने रखते हुए इलाज को और आपकी बीमारी के जो हिडन पहलू होते हैं उनको एक्सप्लोर किया जाता है। तो बायोलॉजिकल जो रीजंस हैं वो जिसे हम जीनियाती या जेनेटिक रीजंस कहते हैं, और जो आपकी बॉडी से मुतल्लिक होती हैं फिजियोलॉजिकल रीजंस होती हैं वो होती हैं जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर है, एंडोक्राइन सिस्टम है, फैमिली जेनेटिक्स है, स्लीप डिसफंक्शंस है। साइकोलॉजिकल रीजन जो है वो भी इम्पोर्टेंट है। ज़्यादातर रोल जो है वो साइकोलॉजी और आपकी सबसे ज़्यादा फिर सोशल जो सेटिंग होती है आपकी उसका होता है। तो साइकोलॉजिकल रीज़न में आपके बिहेवियरल फैक्टर्स हैं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी बुनियाद पर आप जो हैं वो ऐसे बिहेव करते हैं। फिर कोग्निटिव फैक्टर्स हैं कि आप इंफॉर्मेशन को किस तरह से प्रोसेस करते हैं। मेल का प्रोसेस करने का इंफॉर्मेशन और फीमेल का इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने का जो मैकेनिज्म है वो किस तरह से डिफरेंट है और किस तरह उनकी साइकोलॉजी पे जो है वो असरअंदाज होता है। फिर साइकोडायनामिक अनकॉन्शियस प्रोसेस ऑफ पर्सनैलिटी जो है या अनकॉन्शियस प्रोसेस ऑफ मेल और फीमेल जो हैं वो किस तरह से आपकी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की तरफ आपको जो है वो लेके जाते हैं। सोशल सेटिंग जो है या सोशल सपोर्ट सिस्टम जो है वो बहुत ज़रूरी है। और कल्चरल फैक्टर्स लास्ट बट नॉट द लीस्ट इम्पॉर्टेंट है कि किस कल्चर में आप रहते हैं। वेस्टर्न कल्चर है, ईस्टर्न कल्चर है, तो किस तरह के कल्चर में आप रहते हैं उस कल्चर की कुछ नॉर्म्स होते हैं, अनरिटन रूल्स होते हैं, उनको आपने फॉलो करना होता है। फिर वो रूल्स जो हैं वो आपके ऊपर किस तरह से असरअंदाज होते हैं और आपको प्रॉब्लम्स में जो है वो डाल सकते हैं। ये तीन तरह के जो हैं वो फैक्टर्स, तीन तरह के जो हैं वो काजेज हैं। अब आते हैं रिस्क फैक्टर्स। वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से फीमेल्स के अंदर जो डिसऑर्डर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पहला देखिए, फिजियोलॉजिकल चेंजेस मेनार्की, यानी जब मेंस्ट्रुएशन या पीरियड्स के डेज स्टार्ट होते हैं तो उस वक्त जो है वो उसकी फीमेल की जो साइकोलॉजी है या उसकी जो नफ्सियात है वो बहुत कह लीजिए कि बहुत हद तक मुतासिर होती है। उसके अंदर जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं उसमें मूड चेंजेस हैं, उसके अंदर एंजाइटी है, डिप्रेशन है, वो सारे चेंजेस उसे बियर करने पड़ते हैं। ये ऑन द ऑनसेट ऑफ मेनार्की या फर्स्ट पीरियड जो है उसके ऊपर होता है। फिर हम बात करें, फिर जब औरत की मैरिज है, जब उसकी शादी होती है, फिर उसके बाद जब शादी होती है तब भी बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, क्योंकि वो बहुत सारे एक माहौल से दूसरे माहौल में जाना, तो एक साइकोलॉजी बिल्कुल चेंज होती है। फिर प्रेगनेंसी के वक्त बहुत सारे साइकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। चाइल्ड बर्थ, बच्चे की पैदाइश पर है जो है वो चेंजेस आते हैं। फिर है मेनोपॉज, जब पीरियड्स बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं औरत के, जब पीरियड्स और हैज़ आना बिल्कुल उसे ख़त्म हो जाता है तब भी उसके अंदर बहुत सारे साइकोलॉजिकल चेंजेस या साइकोलॉजिकल मसाइल का उसे सामना करना पड़ता है। ओल्ड एज के जो मसाइल हैं फीमेल्स को नॉर्मली वो बिल्कुल डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू मैन। तो ये भी एक रिस्क फैक्टर है कि बूढ़ी औरतों के अंदर किस तरह से वो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ जो हैं वो ट्रिगर हो सकते हैं ड्यू टू ओनली ओल्ड एज। डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द वीमेन, ये एक और फैक्टर है कि औरत होने की बिना पर उनको जो है किसी चीज़ से डिस्क्रिमिनेट किया जाए या उन्हें किसी चीज़ से महरूम रखा जाए। सोशल रोल एक्सपेक्टेशन कि औरत ये कर सकती है औरत वो नहीं कर सकती, इसकी वजह से भी सोशल कंडीशंस हैं कि आपने यहाँ पे जा सकते हैं, वहाँ नहीं जा सकते हैं। औरतें जो हैं वो इन शोबाजात में जा सकती हैं, उन शोबाजात में नहीं जा सकती। कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, आपकी जो इलाकाई या आपकी जो रीजनल प्रैक्टिसेस होती हैं, कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, वो भी एक रिस्क फैक्टर है जो कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को ट्रिगर कर सकता है। सबसे जो मोस्ट कॉमन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं अमंग द फीमेल वो कौन कौन से हैं ये जानना बड़ा ज़रूरी है। ये देखिए एक लिस्ट है, ये आप इस तरह से लिख लेंगे। ये
मूड डिसऑर्डर मेनली डिप्रेशन। अच्छा, ये जो मूड डिसऑर्डर है मेनली डिप्रेशन कहा गया है। डिप्रेशन के दो नाम है, यूनिपोलर डिप्रेशन भी है और मेजर डिप्रेशन भी है। सो जब हम डिप्रेशन कहते हैं तो नॉर्मली हम जो है वो यूनिपोलर डिप्रेशन ही कहते हैं, उससे हमारी मुराद ये होती है। एंजाइटी डिसऑर्डर्स हैं, सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स हैं, ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं और पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। एक्चुअली ये टाइप्स हैं जो कि फीमेल्स के अंदर नॉर्मली हम देखते हैं कि इनका पैटर्न जो है वो प्रेवलेंट होता है। मूड डिसऑर्डर में जाते हैं तो मूड डिसऑर्डर में दो हैं, जैसे कि हमने पहले बात की, डिप्रेसिव डिसऑर्डर एंड बाइपोलर डिसऑर्डर। डिप्रेसिव डिसऑर्डर जिसे हम मेजर डिप्रेशन भी कहते हैं, यूनिपोलर डिप्रेशन भी कहते हैं। जब सिर्फ डिप्रेशन कहा जाए तो उससे मुराद यूनिपोलर मेजर डिप्रेशन ही होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, पहले सिम्टम्स देखते हैं इसके। फीलिंग बैड, ग्लोमी, टीयरफुल, गिल्टी, इरिटेबिलिटी, लैक ऑफ इंटरेस्ट, बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, होप ख़त्म हो जाती है। और प्लेयर लैक ऑफ इंटरेस्ट या प्लेयर थॉट ऑफ द इनएडिक्वेसी, आपके अंदर इंजॉय करने की जो सलाहियत है वो बिल्कुल मांद पड़ जाती है। वर्थलेसनेस, आप बिल्कुल अपने आप को जो है वो बेवकूफ़ फील करते हैं। हेल्पलेसनेस, सेल्फ ब्लेम, अपने आप को ब्लेम करना। और फिर सुसाइडल थॉट्स, इसकी या सुसाइडल आइडिएशन या सुसाइडल थॉट्स जो है वो भी इसके सिम्टम्स में से आती हैं। दीज डिप्रेस थॉट्स इंटरफेयर विद नॉर्मल फंक्शनिंग, इसका मतलब यह है कि ये थॉट्स जो हैं वो आपकी जो रोज़मर्रा के काम हैं उसके साथ इंटरफेयर करते हैं। यानी आप अपना जो नॉर्मल फंक्शनिंग है, आप अपनी जॉब कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, आप अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग जो है वो डे टू डे जो आपका वर्क है आप उसे कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, आप अपने रिलेशनशिप जो हैं उनकी केयर नहीं कर पाते हैं, अपनी केयर नहीं कर पाते हैं। सो नॉर्मल फंक्शनिंग के साथ इसकी इंटरफेरेंस होती है, ये इसके इफेक्ट्स में से आता है। बिहेवियर सिम्टम्स में से क्या है? डिक्रीज एबिलिटी टू डू ऑर्डिनरी टास्क, जैसे कि पहले बताया कि अपने काम नहीं आप कर पाते। डिक्रीज प्रोडक्टिविटी एट वर्क बिकॉज यू आर नॉट फीलिंग वेल एंड योर एबिलिटी टू डू वर्क इज नो मोर। निगलेक्टेड पर्सनल अपीयरेंस, अपने आप को भी बिल्कुल आप जो है वो छोड़ देते हैं, अपनी हाइजीन का भी ख्याल नहीं रखते। डिक्रीज इंटरेक्शन विद अदर पीपल्स, जैसे कि पहले लोगों के साथ इंटरेक्शन बिल्कुल है, खाना पीना जो है वो सारे पैटर्न जो है वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। फिजियोलॉजी, ये थे बिहेवियरल। अब है फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स क्या हैं? जैसे इलनेस सच एज हेडेक, सर में दर्द रहना, डिजी स्पेल्स, फिर उसके बाद फटीग है, थकावट है, इनडाइजेशन है और जनरलाइज्ड पेन है। वेट गेन है और वेट लॉस इज आल्सो कॉमन। डिप्रेशन में वेट का बड़ी जल्दी बढ़ना और बड़ी कम होना, ये भी एक सिम्टम्स है फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स में। अब आ जाते हैं हम एंजाइटी डिसऑर्डर्स की तरफ कि फीमेल में कौन कौन से एंजाइटी डिसऑर्डर्स जो हैं वो प्रेवलेंट करते हैं। तो एंजाइटी इज़ अ ग्रुप ऑफ द डिसऑर्डर। हाँ, एंजाइटी जो है, पहली बात ये है, एंजाइटी एक डिसऑर्डर नहीं है, इट इज़ एक्चुअली अ ग्रुप ऑफ द डिसऑर्डर जिसमें डिफरेंट डिसऑर्डर्स जो है वो पाए जाते हैं। तो उसमें हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि कौन कौन से डिसऑर्डर्स हैं। जैसे पैनिक अटैक एक डिसऑर्डर है, सोशल फोबिया ये भी एंजाइटी डिसऑर्डर है। फिर उसके बाद जो है PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, और इसके बाद हमारे पास बनता है जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। तो देखिए इसमें क्या है, एक्सेसिव फियर वरी इन जनरल, इसकी खसूसियात क्या है, इसके सिम्टम्स क्या हैं? Excessive fear, worry in the journal, fear of losing control, exaggerated concerns about the minor task, ऐਵੇਂ परेशान होते रहना, like feeling of some disaster, मतलब ऐसे जैसे कि कुछ तबाह होने वाला है, कुछ अभी होने वाला है, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, कुछ ज़लज़ला आ जाएगा, मतलब कोई बम फट जाएगा। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, फीलिंग ऑफ इनकैपेबिलिटी, कि कुछ भी नहीं हो, और रेस्टलेसनेस, और बड़ी बेचैनी की जो कैफियत है वो भी इसका एक मेजर सिम्टम है। तो कॉमन फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स की अगर आप बात करें तो इसमें कौन से सिम्टम्स है? डिजीनेस है और लाइट हेडेडनेस है, चेस्ट एब्डोमिनल पेन है, नोजिया है, उल्टी का आना, इंक्रीज हार्ट रेट है, सांस का बढ़ जाना, चढ़ जाना जैसे होता है, और हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज हो जाना, डायरिया है। बिकॉज देर आर सो मैनी फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स, एंजाइटी डिसऑर्डर्स मे नॉट बी रिकोगनाइज्ड एंड सिम्टम्स ओनली ट्रीटेड एज फिजिकल डिसऑर्डर्स। तो एंजाइटी डिसऑर्डर जो है वो, क्योंकि इसके इतने ज़्यादा फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स हैं कि जब हमें एंजाइटी होती है तो वो हम उसका फिजियोलॉजिकल इलाज ही करवाते हैं, यानी कि उसका हम जो है वो डॉक्टर के पास जाकर हम जो है उसका इलाज करवाते हैं कि मेरा हार्ट रेट बढ़ गया, लेकिन वो किसी टेंशन की वजह से या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से होता है। तो लेकिन हम उसका जो इलाज है वो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर समझ के हुए उसे करवाते हैं, हालांकि वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। तो इसलिए ज़रूरी है जानना आया कि एंजाइटी के सिम्टम्स क्या हैं
और क्योंकि एंजाइटी जो है वो मोस्टली और जो है वो प्रेवलेंट होती है, उसका जो पैटर्न है वो प्रेवलेंट है इन वीमेन एज कंपेयर टू मैन। एंजाइटी डिसऑर्डर शुड नॉट बी कंफ्यूज विद एवरीडे स्ट्रेस एंड worry which due to the circumstances can affect everyone at one time or another time। हाँ, जो डेली टास्क की जो वरी होती है उसके साथ हम इस एंजाइटी को जो है वो कंपेयर नहीं कर सकते या उसके साथ कंफ्यूज नहीं कर सकते, वो बिल्कुल एक डिफरेंट पैटर्न है। बट जबकि एंजाइटी डिसऑर्डर के जो सिम्टम्स हैं या जो उसका क्राइटेरिया है दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द डे टू डे वरी। पैनिक डिसऑर्डर जैसे कि हमने पढ़ा ये एंजाइटी डिसऑर्डर में ही है। A discrete period of intense fear and physical mental discomfort with 4 or more of the following। तो इनमें ये जो 5 सिम्टम्स हैं इनमें से मतलब 4 या 4 से ज़्यादा जो सिम्टम्स पाए जा सकते हैं तो फिर हम उसे पैनिक अटैक की तरफ जो है उसे हम डायग्नोज करेंगे। पहला है चिल्स और हॉट फ्लैशेस, फिर है डी रियलाइजेशन और डीपर्सनलाइजेशन, डिस्कम्फर्ट और पेन इन योर चेस्ट। डी रियलाइजेशन और डीपर्सनलाइजेशन कि अपने आप जो हैं वो बिल्कुल फील करते हैं, अपने आप से अलग होकर फील करते हैं, बिल्कुल अनरियल चीज़ें को जो है वो फील करते हैं, मतलब ऐसा होता नहीं है लेकिन आप फील करते हैं लाइक कि मुझे ये हो रहा है, अभी कुछ ऐसा होने वाला है, इसे डीपर्सनलाइजेशन कहते हैं। डिस्कम्फर्ट और पेन इन योर चेस्ट, फीलिंग्स ऑफ चॉकिंग, फीलिंग्स ऑफ गोइंग क्रेजी और लूजिंग कंट्रोल आर कॉमन। ये 4 सिम्टम्स अगर पाए जाएंगे तो हम पैनिक अटैक की तरफ जो है वो उसको डायग्नोज करेंगे। फिर ये तकरीबन आगे और भी सिम्टम्स हैं जिसमें से मिनिमम 4 जो हैं और मैक्सिमम फिर आगे हो सकते हैं जितने भी। फीलिंग्स ऑफ लाइट हेडेडनेस, डेजी, फेंट और अनस्टेडी, बिल्कुल बेचैनी सी और जो है वो बिल्कुल खो जाना। नोजिया और एब्डोमिनल कंफर्ट, पैल्पिटेशन, हार्ट पाउंडिंग और रेट इंक्रीज। द फियर ऑफ डाइंग इज कॉमन, trembling, shaking, sensation of not being able to breathe or shortness of the breath, sensation of tingling or numbness, sweating। स्पेसिफिक फोबिया से सोशल फोबिया में इसमें आ जाते हैं तो ये भी एंजाइटी डिसऑर्डर ही है। फॉर्मली सिंपल इसे फोबिया कहते थे। इज अ फियर, फोबिया इज एक्चुअली अनरियल फियर ऑफ द थिंग्स, अनरियल फियर ऑफ द थिंग। कुत्ते को देख के डर जाना ये डे टू डे प्रैक्टिस या डे टू डे वरी है, लेकिन कुत्ते का सिर्फ नाम सुनते ही आपके पसीने छूट जाएं और आपके पैल्पिटेशन होने लग जाए और आप जो है वो कांपने लग जाए, पसीना आ जाए, तो इसे हम फियर कहेंगे, इसे हम फोबिया कहेंगे। हाइट से तो सबको डर है, ये तो हमारा डिफ़ॉल्ट सिस्टम है कि हमें हाइट से डर लगता है, लेकिन हाइट का सुनते ही उसके इफेक्ट्स जो है वो जाहिर होने लग जाना, ऐसे लगना जैसे मैं हाइट पे ही खड़ा हूँ या खड़ी हूँ, तो इसे हम जो है वो फोबिया कहेंगे। सो अनरियल फियर ऑफ द थिंग्स इज एक्चुअली जो कि अनजस्टिफाई हो, उसको आप जस्टिफाई भी ना कर सकते हो, उसे हम कहते हैं फोबिया। वो स्पेसिफिक थिंग्स का हो सकता है, वो किसी भी क्लोज स्पेस का हो सकता है, और वो जो है वो जैसे फियर ऑफ ब्लड है, फियर ऑफ क्राउड्स है, फियर ऑफ डॉग्स है, किसी भी चीज़ का, फियर ऑफ हाइट है, फियर ऑफ रैट्स है, फियर ऑफ स्नेक्स है। मल्टीपल स्पेसिफिक फोबियाज जो हैं वो हो सकते हैं। टाइप ऑफ स्पेसिफिक फोबियाज हैं, सिचुएशनल टाइप हैं, नेचुरल इन्वायरमेंटल टाइप्स हैं, एनिमल टाइप्स हैं, और ब्लड इंजेक्शन इंजरी टाइप हैं। अदर टाइप्स फियर क्यूड फ्रॉम अदर स्टिमुलाई, दैट एग्जाम्पल फॉलिंग डाउन, लाउड साउंड्स, ये फियर्स भी आपके अंदर पाए जा सकते हैं। अगोराफोबिया क्या है? अगोराफोबिया इज आल्सो अ टाइप ऑफ द एंजाइटी डिसऑर्डर, जो कि फोबिया की ही एक टाइप है। मार्क्ड एंजाइटी और डिस्ट्रेस यानी वरी, द पैटर्न, द बिहेवियर पैटर्न ऑफ वरी ऑफ लिविंग होम, बीइंग इन पब्लिक स्पेसिस और फियर्ड सिचुएशंस, कि घर से निकलकर पब्लिक स्पेसिस में जाने का जो डर है कि मैं अगर पब्लिक स्पेस में जाऊंगा तो वहाँ से निकल नहीं पाऊंगा, या छत मेरे ऊपर गिर जाएगी या कुछ ऐसा अनहोनी हो जाएगी जिससे मेरी जान जा सकती है। तो क्योंकि फियर ऑफ डेथ जो है वो इनके अंदर कॉमन होता है। दिस एंजाइटी और डिस्ट्रेस स्टेम्स फ्रॉम द फियर ऑफ बीइंग ट्रैप्ड, कि मैं कहीं फंस जाऊंगा, उस सिचुएशन में निकल नहीं पाऊंगा, स्ट्रैंडेड। दिस सिचुएशन मे बी लीड टू अ पैनिक अटैक और अ पैनिक लाइक सिम्टम्स, यानी पैनिक अटैक हो सकते हैं और उसके सिम्टम्स भी पैनिक अटैक के सिम्टम्स जैसे अभी में पढ़े हैं, नॉर्मली चेस्ट के अंदर पेन होना। अगोराफोबिया इज ऑफन एसोसिएटेड विद पैनिक डिसऑर्डर विद अगोराफोबिया और अगोराफोबिया विदाउट हिस्ट्री ऑफ द पैनिक अटैक। तो ये अगोराफोबिया विद द हिस्ट्री ऑफ पैनिक अटैक, एंड जब हम डायग्नोज करेंगे, और अगोराफोबिया विदाउट द हिस्ट्री ऑफ पैनिक अटैक, इस तरह से डायग्नोज किया जाता है। सोशल फोबिया या सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर ये
इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। सोशल फोबिया, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर इज़ अ persistent fear without apparent justification of social or performance situation. A person may feel that their behavior will be scrutinized by the others, leading to the embarrassment and anxiety response in the form of the situationally bound or a situationally predisposed panic attack. तो ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है कि हम अपने आप को दूसरों के सामने प्रेजेंट करने से इसलिए कतराते हैं कि वो मुझे जो है क्या, वो मुझे मेरे बिहेवियर को जो है वो तनकीद का निशाना बनाएंगे या मुझे एम्बैरसमेंट होगी। ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है, जिसकी वजह से हमारी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, हम अपनी बात ठीक से कह भी नहीं पाते। इसको पहचानना भी ज़रूरी है कि इसके सिम्टम्स क्या हैं और ये किस तरह से काम करता है। OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, वैसे तो ये एंजाइटी डिसऑर्डर में था पहले, लेकिन अब जो है DSM-5 में इसको अलग से एक डिसऑर्डर बना दिया गया है, यानी एंजाइटी डिसऑर्डर से अलग से इसको जो है वो मेंशन किया गया है। तो पहले तो ये एंजाइटी डिसऑर्डर ही कंसीडर किया जाता था, अब ये अलग से इसका कह लीजिए अहमियत है और इसकी अलग से जो है वो इसको क्लासीफाई किया गया है। OCD इज कैरेक्टराइज्ड बाय अनकंट्रोलेबल इंट्रूसिव थॉट्स एंड एक्शन दैट कैन ओनली बी elevated by the patterns of rigid and ceremonial behavior. Symptoms frequently cause considerable distress and interference with daily social and work activities. Obsession क्या है? इसके दो हिस्से हैं। Obsession जो है वो uncontrollable thoughts है, the persistence of uncontrollable thoughts, और compulsion क्या है? Uncontrollable behavior है towards the things। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं ये सोचता हूँ कि अब मेरे हाथ बड़े गंदे हैं, ये मुझे बार बार सोच आ रही है, तो दिस इज़ ऑब्सेसिव बिहेवियर है। तो अगर मैं बार बार हाथों, क्योंकि ऑब्सेशन होगा तो फिर कंपल्शन होगी, अगर मैं बार बार हाथों को ये सोचता हूँ कि जम्स लगे हुए हैं तो मैं उसे धोऊंगा, तो मेरा जो धोना है वो कंपल्शन है। तो क्वेश्चन है कि क्या ऑब्सेशन के बिना, यानी कि मेरे सोचने के बिना भी क्या कोई ऐसा बिहेवियर है, कंपल्शन हो सकती है? यस, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं सोचूं तो फिर मैं कोई काम बार बार करूं विदाउट जो है वो विदाउट थिंकिंग अबाउट द समथिंग, मैं जो है मेरा एक्शन बार बार रिपीट हो सकता है। तो विदाउट ऑब्सेशन कंपल्शन जो है वो अकर हो सकती हैं। तो ऑब्सेसिव आइडियाज़ फ्रिक्वेंटली इन्वॉल्व कंटेमिनेशन, डर्ट, डिजीज, जर्म्स, रियल और इमेजिन ट्रोमास और सम टाइप ऑफ द फ्राइटनिंग अनप्लेजेंट थीम। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर बार बार इन्हीं की चीज़ों के बारे में सोचना हो सकता है। तो ऑब्सेशन की जैसे हमने पढ़ा, इम्पल्सिव थॉट्स, अनकंट्रोलेबल थॉट्स जो हैं वो ऑब्सेशंस कहलाती हैं। डिस्ट्रेस, परसिस्टेंट और रिकरेंट, उनका बार बार जो है वो दिमाग में आना, अनकंट्रोलेबल थॉट्स का। कंपल्शन क्या है? मस्ट शो रिपीटेटिव बिहेवियर, फिजिकल और मेंटल, डेट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। तो फिजिकल बिहेवियर शो करना, जैसे मैंने कहा कि बार बार हाथ धोना, ये सोचना कि मैं हाथ जर्म्स लगे हैं, ये तो ऑब्सेशन है, लेकिन उस पर अमल करते हुए बार बार हाथों को धोना, ये क्या है? आपका कंपल्शन कहलाएगा। जैसे वॉशिंग हैंड्स, चेकिंग लॉक्स, प्रेइंग ओवर एंड ओवर अगेन, तो बार बार जैसे नमाज में हमने बार बार वज़ू करना, बार बार वज़ू करने से भी रोका गया है, क्योंकि ताकि आप इस बीमारी से जो है वो बच सके। कि अगर आपको ये बार बार होता है कि आप भूल जाते हैं कि मैंने कौन सा हिस्सा धोया है, कौन सा नहीं धोया, तो फिर आप इस पे अमल नहीं करेंगे अगर बार बार होता है। नमाज में भी इस तरह अगर बार बार होता है कि मैंने 2 रकतें पढ़ी हैं कि 3 रकतें पढ़ी हैं, तो फिर आप जो है वो इस पे अमल नहीं करेंगे, जो ज़्यादा पढ़ी होंगी उसके ऊपर अमल करेंगे और आगे जाएंगे। अगर बार बार होता है तो फिर इससे भी रोका गया है कि आप वो नहीं करेंगे, ताकि आप जो है इस प्रॉब्लम से, जो है कंपल्शन या ऑब्सेशन की प्रॉब्लम से निकल सकें। These action must be aimed at trying to prevent or reduce some stressful situation। तो ये अमल करना जो है किस लिए? ताकि मेरी स्ट्रेस जो है वो, डिस्कम्फर्ट जो है वो कम हो सके। तो PTSD ये एक और जो है वो डिसऑर्डर है, एंजाइटी डिसऑर्डर है। PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, इज एन एंजाइटी डिसऑर्डर दैट डेवलप्स आफ्टर अ सीवियर ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर और एक्सपीरियंस। जब किसी के साथ कोई पास में बहुत बुरा हुआ हो और फिर उसको बुरे से उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो जब बंदा बार बार एक्सपीरियंस करता है इन रियल लाइफ और इन प्रेजेंट लाइफ, तो उसको हम पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर की तरफ जो है वो डायग्नोज करते हैं। तो इसके सिम्टम्स हैं, नो डाउट के एक डे टू डे वरी होती है, दूसरा जो है वो उस पास्ट एक्सपीरियंस के कुछ जो से नेगेटिव इफेक्ट्स हो सकते हैं, तो उसको है हम देखते हैं। सेवरल डिस्ट्रेसिंग सिम्टम्स आर कॉमन इन द पर्सन विद PTSD इंक्लूडिंग द साइकिक नमिंग
इमोशन, एंथीजिया, इंक्रीज अरोजल और अनवांटेड और री एक्सपीरियंस ऑफ ट्रॉमा, कि बार बार वो ट्रॉमा जो है वो आपके सामने आ जाए, तो इसे हम PTSD, पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जो है वो कहते हैं। दीज सिम्टम्स आर, ये औरतों में ज़्यादा पाए जाते हैं। दीज सिम्टम्स कैन इफेक्ट एनी सेक्स और एज ग्रुप, यानी सेक्स मीन्स मेल या फीमेल, और एज ग्रुप छोटा बड़ा, बच्ची, जवान, जो भी है, ओल्ड एज, सबको। एंजाइटी, इरिटेबिलिटी एंड डिप्रेशन आर आल्सो कॉमन इन द पीपल हु हैव PTSD. People with PTSD have diminished ability to experience emotion including the टेंडरनेस और इंटीमेसी। तो इन लोगों में अपने रिश्तों को निभाने की सलाहियत जो है वो भी कम हो जाती है, ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं और अपने रिलेशंस को अच्छे से बॉन्डिंग जो है वो कर ही नहीं पाते हैं, उन बॉन्डिंग्स को निभा नहीं पाते हैं, उन बॉन्डिंग्स को मेंटेन नहीं रख पाते हैं। देयर मे बी अ प्रॉब्लम फॉलिंग और स्टेइंग अस्लीप, स्लीप डिस्टर्बेंस भी होती है। अ पर्सन विद PTSD विल अवॉइड एनी रिमाइंडर्स ऑफ द ट्रॉमा, कोई भी ट्रॉमा से या उस बैड पास्ट एक्सपीरियंस से रेलिवेंट अगर कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो उसको अवॉइड करेगा। इसे हम सप्रेशन कहते हैं, यानी कॉन्शियसली किसी इन्फॉर्मेशन को दबा देना। बट री एक्सपीरियंस द इवेंट इन ड्रीम्स, लेकिन कॉन्शियसली तो उसे दबा देगा, लेकिन उस ट्रॉमा को जो उसके साथ हुआ था उसको ड्रीम्स के अंदर, उसको ख्वाबों के अंदर जो है वो उसको एक्सपीरियंस करेगा। और पेनफुल मेमोरीज आर द कॉमन, तो इसमें जो है तकलीफ उसे जो है वो होती रहती है। सम पीपल्स विल टर्न to drugs or alcohol to escape the pain of the PTSD, while others may become suicidal or self-defeating. Generalized anxiety disorder, ये anxiety disorder की दूसरी एक important type है। Generalized anxiety disorder is characterized by free-floating anxiety that seems to be constant fear of daily existence. Constant fear of daily existence, GAD, can range from the mild nervousness to a continuous feeling of dread. There may be a somatic symptoms, muscle tension, muscle aches और shaky feelings. तो जनरलाइज डिसऑर्डर जो है ये भी तकरीबन अगर इसके सिम्टम्स अगर 6 मंथ तक, अगर जो है वो 1 वीक से 6 मंथ तक इसके सिम्टम्स जो हैं वो अगर पाए जाएंगे तो हम इसको जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर कहेंगे। तो एंजाइटी डिसऑर्डर सुनने के बाद ऐसा नहीं है कि हमें कोई भी ये सब ही एंजाइटी डिसऑर्डर हमारे अंदर हों। जब तक हम किसी प्रोफेशनल के साथ हम प्रोफेशनल के साथ हम काम नहीं करते हैं, अपने डायग्नोज नहीं करवाते, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि हमारे अंदर कौन सा एंजाइटी डिसऑर्डर है। मे भी कोई 1-2 सिम्टम्स पाए जाते हों, लेकिन उसकी बुनियाद पर हम जो है अपने आप को लेबल नहीं कर सकते या किसी और को लेबल नहीं कर सके कि आया कि वो पर्सन जो है इस डिसऑर्डर के साथ जो है वो जी रहा है या सफ़र कर रहा है।